वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की बात करेंगे। इससे पहले हमने कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कोशिका में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर कोशिका कला होती है, फिर कोशिका द्रव भरा होता है उसके अंदर, और अंदर एक केंद्रक होता है। कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो एक हमने जनरल व्यू पढ़ा था कोशिका के बारे में, उसकी संरचना के बारे में। लेकिन यदि हम पादप कोशिका देखें तो कोशिका कला के चारों ओर एक परत और होती है जिसे हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, यानी प्लांट्स में, केवल प्लांट्स में कोशिका भित्ति या सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर की तरह दिखाई देती है, जबकि जंतु कोशिका में ये सेल वॉल या कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। इसका अर्थ है कि अपने चारों ओर से सभी चीज़ों को आने जाने देती है। जैसे हमने कोशिका झिल्ली के विषय में इससे पहले पढ़ा था, तो वो अर्धपारगम्य होती है, यानी कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और अंदर से बाहर आने देती है। लेकिन कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, ये सभी पदार्थों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, हमने बताया था। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक द्वंद्वता प्रदान करता है। ठीक है, यानी जो मजबूती पूरी कोशिकाओं को प्राप्त होती है वो इसी सेलुलोज के कारण होती है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन यानी थिकनिंग होती है, यानी मोटाई जो है अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से होती है, तथा यह अर्धपारगम्य नहीं होती है, हमने पहले भी बताया था। यह पादप कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी जो पादप कोशिका का जो आकार होता है वो इस कोशिका कला के कारण होता है। यह पादप कोशिका की सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अगर इसकी कार्य की बात करें तो एक पहला कार्य क्या है कि यह पादप कोशिका की सुरक्षा और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, और यह कोशिका झिल्ली की भी रक्षा करती है तथा कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। कोशिका भित्ति के बाद हम कोशिका द्रव के विषय में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। हम जानते हैं कि कोशिका की सबसे बाहरी वाली परत कोशिका भित्ति, अगर प्लांट्स हैं तो कोशिका भित्ति होगी, और यदि वो जंतु हैं तो सबसे बाहर वाली परत कोशिका कला होगी। इसके अंदर एक तरल चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। चलिए आइए इसके विषय में पढ़ते हैं कि जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच होता है, यानी कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच जो पदार्थ पाया जाता है वह क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। यहाँ अगर एनिमल्स कोशिका की बात करें तो वहाँ पे कोशिका भित्ति की जगह कोशिका कला हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनेगी कि जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका कला और केंद्रक के बीच उपस्थित होता है। डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं हम। सबसे बाहर कोशिका भित्ति या कोशिका कला होगी और फिर अंदर केंद्रक होगा। इसके बीच में जो पदार्थ भरा रहता है वो क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। यदि हम जीव द्रव की बात करें, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका द्रव और जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा होता है वो केंद्रकीय द्रव होता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और केंद्रकीय द्रव दोनों को सम्मिलित रूप से हम प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खनिज, लवण एवं जल, ये सारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं जो निर्जीव होते हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ सारे निर्जीव हैं। कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ा पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं
जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसके पहले हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर पढ़ा था। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो उनमें सारे झिल्ली युक्त होते हैं, यानी एक झिल्ली उनकी सुरक्षा कर रही होती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। कोशिका द्रव में अंतःप्रदयी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे शॉर्ट में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाला एक कोशिकांग है और ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रदयी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कैसी होती हैं? ये सूक्ष्म होती हैं, शाखित होती हैं, झिल्लीदार होती हैं, मैंने बताया था झिल्ली युक्त होंगी, अनियमित नलिकाएं होंगी। आप देख रहे होंगे ये अनियमित नलिकाओं की तरह दिखाई दे रहा है। ये सारी नलिकाएं हैं, ठीक है, जो झिल्लीदार हैं, शाखित हैं और सूक्ष्म हैं, ठीक है। तो ये घना जाल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदयी जालिका के नाम से जानते हैं। यह लाइपोप्रोटीन का बनी होती है, यानी दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो लिपिड होती है और दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होती है। तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं, दोनों को मिलाकर के हम पढ़ते हैं कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती हैं। कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली होती हैं। इस आपने देखा होगा, समानांतर नलिकाएं हैं, इनके रूप में ये फैली हुई हैं। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। हमने देखा है, चित्र द्वारा समझ सकते हैं, ये बीच में केंद्रक होता है और यहीं से केंद्रक कला से जो है बहुत सारी अंतःप्रदयी जालिका एक नलिका के समान दिखाई देती हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। यदि इनके प्रकार की बात करें तो अंतःप्रदयी जालिका दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चिकनी अंतःप्रदयी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी होती हैं खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, शॉर्ट में कहते हैं RER। दोनों के विषय में पढ़ते हैं पहले। इस प्रकार की अंतःप्रदयी जालिका की झिल्ली चिकनी होती है। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी SER है। ये इसकी सतह कैसी है? चिकनी है, ठीक है। और चिकनी क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? ये वसा का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्या फंक्शन होता है इनका? वसा का संश्लेषण करना, ठीक है। तो अगला बात, फिर खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका की बात करें, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इस प्रकार की अंतःप्रदयी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम के नाम से जानते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका चित्र द्वारा देखते हैं, समझते हैं हम। आप देख रहे होंगे ये जो आपको पिंक कलर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी सतह कैसी है? खुरदरी है। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी बिंदी जैसी दिख रही हैं, ठीक है। ये गोल संरचनाएं क्या हैं? इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। देख रहे होंगे ये राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही इनकी जो बाहरी सतह है वो कैसी है? रफ है, यानी खुरदरी है और इसलिए इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अंतःप्रदयी जालिका के कार्य,
यानी कौन कौन से कार्य हैं जो करती है। अंतःपृष्ठीय जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, यानी कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का जो आवागमन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कौन करता है, अंतःपृष्ठीय जालिका करती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता है। फिर चिकनी अंतःपृष्ठीय जालिका की बात करें तो वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। जैसा कि पहले बताया था कि वसा निर्माण का काम कौन करता है, चिकनी अंतःपृष्ठीय जालिका करती है, जबकि खुरदरी अंतःपृष्ठीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। कोशिका जब विभाजन होता है, यानी जब कोशिका 1 से 2, 2 से 4 के रूप में बढ़ रही होती है, विभाजित हो रही होती है, तब कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। राइबोसोम की बात करते हैं। हमने देखा है जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, उनकी सतह पर जो है छोटे छोटे कण उपस्थित थे। आप फिर से देख सकते हैं एक बार, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी खुरदरे अंतःपृष्ठीय जालिका हैं, और उनकी सतह पर छोटे छोटे कण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं, और इसकी खोज किसने करी थी, पैलेट ने की थी। पैलेट जो थे 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं, यानी काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ये अंतःपृष्ठीय जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, ठीक है। अंतःपृष्ठीय जालिका में भी सटे रहेंगे, खुरदरी अंतःपृष्ठीय जालिका में, या अकेले या गुच्छों के रूप में भी कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। इनकी कार्य की बात करें तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना।